जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा प्रेजेंटेशन सेकंड है। प्रेजेंटेशन इसमें पहला एमसीक्यूज है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट आर्क लेंथ ऑफ ए कर्व विच पैरामीटराइज बाय अ वेक्टर फंक्शन आर ऑफ टी। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आपके पास एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, तो उसकी आर्क लेंथ जो है उस कर्व की किस तरह से आपके पास गिवन होगी। इसका एक जनरल स्टैंडर्ड फार्मूला है, वो कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ए टू बी आर प्राइम ऑफ टी, देन उसका आप लें मॉड टी टी ले लें। तो ये इसको कहा जाता है आर्क लेंथ। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये है आर के ऊपर एक लाइन मैंने ड्रॉ की छोटी सी। इसका मतलब होता है आर का डेरिवेशन। डेरिवेशन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी टी आर ऑफ टी। तो यहाँ से भी यही रिप्रेजेंट करता है कि ये जो फंक्शन है आर का जो डेरिवेशन है वो विद रेस्पेक्ट टू टी लेंगे। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये जो एमसीक्यूज पहला है, फर्स्ट है, इसका जो आंसर है, राइट आंसर, वो आपके पास सी ऑप्शन है। चूंकि अच्छा, इसमें एक टाइपिंग में एक मिस्टेक है डियर स्टूडेंट्स, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा कि यहाँ पर ना ये कुछ इस तरह से सी लिखा हुआ है। बेसिकली ये नोटेशन ठीक नहीं है। इसकी जो राइट न्यूट्रिशन है ना, वो कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर बॉटम में इस सी आप डिनोट करेंगे। तो इस तरह से ये जो करेक्ट इंटीग्रेशन का जो सिंबल होगा ना अंडर सी, तो कुछ इस तरह से आपको महसूस होगा। ठीक है। एंड इसी तरीके से जी, अब हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ए लाइन इंटीग्रल। मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी भी इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ दिया हुआ है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो वेक्टर, जो लाइन इंटीग्रल का जो वेक्टर हम बनाते होते हैं उसकी कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें से एक हमारे पास ये होता है कि उसको हम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, ये कुछ मेरे पास इशू आ रहा था। आई होप सो कि अब ठीक हो गया होगा। जी, तो हम बात कर रहे थे सेकंड एमसीक्यूज की कि वेक्टर लाइन इंटीग्रल, जो इसमें फोर ऑप्शंस गिवन है, इसमें से राइट कौन सा होगा। बेसिकली जो लाइन इंटीग्रल का जो एक्यूरेट फार्मूला है वो है एफ डॉट डी आर। इसमें एक एफ गिवन है, एक डी आर गिवन है। एफ से मुराद होता है वेक्टर फील्ड, और इसी तरीके से डी आर से मुराद होता है डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द कर्व। तो इस हिसाब से ये हमारा जो ए ऑप्शन होगा, ये जो ये एक्यूरेट होगा। और सेकंड है, सेकंड भी रॉन्ग है, बिकॉज एफ का मॉड दिया हुआ है, और थर्ड में मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, और फोर्थ में एफ जो है वो स्मॉल दिया हुआ है। चूंकि ये सही नहीं है, जो हमारे पास एक्यूरेट है एफ कैपिटल होना चाहिए और वो वेक्टर फील्ड होना चाहिए। सेकंड हमारे पास क्या होना चाहिए, डी आर होना चाहिए, और ये डॉट प्रोडक्ट में इसको लिखते हैं।
और ये डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी कर्व होता है हमारे पास। इसी तरीके से थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास कि इसमें सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर फील्ड एफ अराउंड ए क्लोज्ड कर्व इज गिवन बाय। सेम है उसका, मैंने अभी इसकी डिटेल बताई है। इसका जो आंसर है, राइट आंसर इज ए ऑप्शन। चूंकि इस एक्सप्लेनेशन में है कि सर्कुलेशन मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ अ वेक्टर फील्ड टू फ्लो अलोंग द क्लोज्ड कर्व एंड इज गिवन बाय। यहाँ पर जो कुछ लिखना था वो ये फार्मूला है और ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन इसकी कर दी है। तो इसी तरीके से हमारे पास 4 एमसीक्यूज है कि which theorem relate a double integral over a region to a line integral around its boundary। बेसिकली ये ग्रीन थ्योरम है। ग्रीन थ्योरम क्या होता है, इसकी डिटेल क्या है, ये कब यूज़ करना है, कब और किस तरह की कंडीशन आ जाए हमारे पास तो इसको हम यूज़ करेंगे। ये हमारा एक कमिंग लेक्चर, हम इसको मैं रिकॉर्ड करूँगा तो उसमें बड़ी डिटेल के साथ इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पर जस्ट हम ग्रीन थ्योरम और इसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन जो है यहाँ पर लिखी हुई है एक्सप्लेनेशन के अंदर कि एफ डॉट डी आर अगर बराबर हो जाए डबल इंटेग्रल और साथ इसके, अच्छा यहाँ पर ना ये आर यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको आप दुरुस्त कर लीजिएगा बेटा। तो ये है हमारे पास ये ग्रेडियंट मल्टीप्लाई और एफ। अब ये ग्रेडियंट क्या होता है, ये इसको कर्ल भी कहते हैं। और ये एफ क्या होता है, ये जब हम ग्रीन थ्योरम का लेक्चर डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं ब्रीफ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो बहरहाल इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ई है हमारे पास। अच्छा, ये ऑप्शन ये जो 4 एमसीक्यूज है ना ग्रीन थ्योरम, यहाँ पर ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट लाइन मेंशन है कि बेसिकली ये हमें रिप्रेजेंट करता है डबल इंटीग्रल को। इसको ये चीज़ माइंड में रखें। और ये हमारे पास 5 एमसीक्यूज है कि ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ओवर वेक्टर फील्ड्स। इसका जो आंसर है वो ए है, मैयर सर्कुलेशन। इसके एक्सप्लेनेशन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि a line integral of a vector field components computes the circulation or work done by the field along a curve that is। ये लाइन इंटीग्रल का एक पार्ट है हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास 6 एमसीक्यूज में क्या पूछा जा रहा है कि एफ बराबर है 2y कॉमा 3x। तो हमने फाइंड क्या करना है, v क्रॉस एफ को फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम ये ग्रीन थ्योरम और स्टोक थ्योरम है, यहाँ पर हम जस्ट उसकी स्टेटमेंट एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो कमिंग लेक्चर में इसकी डिटेल होगी। तो उसमें ना हमें वहाँ वाज़े तौर पर ये बताया गया है उस थ्योरम में कि जो एफ बराबर होता है वो बराबर होता है पी आई प्लस क्यू जे के बराबर होता है। तो इसको इन अदर वर्ड्स ऐसे भी आप लिख सकते हैं, पी कॉमा क्यू लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से इसका मतलब अब ये जो 2y है ये p होगा और ये जो 3x है ये किसके बराबर होगा, ये q के बराबर होगा, अगर इसके साथ हम कंपैरिजन कर लें इस बेस पे। ठीक है। अच्छा, तो वो इसमें से पूछा जा रहा है कि v क्रॉस f फाइंड करें। तो हमें आइडिया है कि v क्रॉस f इंटीग्रल ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कर्ल जो है वो इस चीज़ के बराबर होता है, पार्शल क्यू बाई पार्शल एक्स है। अच्छा, यहाँ पर देखें क्यू जो है वो 3x है। तो यहाँ एक मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पर क्या आएगा, जब हम पार्शल और पार्शल एक्स का डेरिवेशन लेंगे किसके हिसाब से, किसका, क्यू के हिसाब से, क्यू है 3x है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास 3। इसी तरीके से जब हम पार्शल और पार्शल वाई पी लेंगे तो पार्शल ओवर पार्शल वाई इनटू पी क्या है हमारे पास 2
वाई है। तो इसका जो आंसर है राइट वो आएगा डेरिवेशन जस्ट टू आएगा। लिहाजा इस बेस पे जब हम इसके अंदर फिर वैल्यूज पुट करेंगे, इक्वल टू आएगा 3 - 2 = 1। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 3 - 2, यहाँ पर क्या आता है, 1 आता है। अगर देखा जाए तो 1 तो हमारे पास फिर ए ऑप्शन है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में कुछ फार्मूला की भी मिस्टेक है। जो राइट फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से है कि स्टूडेंट्स आप इसको करेक्शन कर लें अपनी, कि पार्शल और पार्शल एक्स पी माइनस पार्शल, सॉरी ये पार्शल और पार्शल वाई, वाई पी पार्शल बाई पार्शल एक्स क्यू। जब हम इस जगह पे पार्शल और पार्शल वाई पी के हिसाब से हम जब इसकी कीमत हमने फाइंड कर लिया है, क्या आया था, 2 आया था जी। तो अब इसी तरीके से किसकी कीमत, इसकी वैल्यू पार्शल और पार्शल एक्स क्यू की जब हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी जो आंसर है हमारे पास वो है 3। 2 - 3, तो आंसर क्या आएगा, -1। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देन वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। MCQ 7 है हमारे पास। MCQ 7 में क्या पूछा जा रहा है कि विच थ्योरम स्टेट दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए कर्व ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल अराउंड इट्स बाउंड्री। ये बेसिकली हमारे पास है, जो इसका जो राइट आंसर भी है वो है बी, स्टोक थ्योरम। ये स्टोक थ्योरम की स्टेटमेंट है। स्टोक थ्योरम हमें क्या कहता है कि ग्रेडियंट क्रॉस एफ जब आएगा ना, इन दो सिंबल्स के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा तो हम वो स्ट्रोक बन जाएगा। जब डॉट आएगा तो वो फिर ग्रीन बन जाएगा। ये अभी मैंने प्रीवियस एक एमसीक्यूज किया है। तो इसी तरीके से नंबर 8 है हमारे पास। व्हाट डज ए डबल इंटेग्रल रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली एरिया अंडर ए सरफेस। बस ये इसका आंसर आप इस तरह से रखें, और इसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन भी कुछ मेंशन है। हमारे पास MCQ 9 है कि ए ट्रिपल इंटेग्रल इज टिपिकली यूज टू कंप्यूट वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। बिकॉज इसमें जो ट्रिपल इंटीग्रल होता है उसमें वो 3 डायमेंशन आ जाता है, और 3 डायमेंशन में वॉल्यूम वाले में ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाती होती है वो। दैट इज वाई यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि ट्रिपल इंटीग्रल ओवर ए 3 डायमेंशनल रीजन कंप्यूट्स वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम के अंदर उसके इतने ही कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारे पास नेक्स्ट है कि व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म। इसमें जो राइट आंसर है वो हमारे पास होगा सी, बिकॉज हमें पता है कि इसमें जो, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन से कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में ना डी ए जो बराबर होता है वो R dr d थीटा के बराबर होता है। दैट इज वाई इसमें R dr d थीटा ये इक्वल टू ए के आएगा। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं हम एक्स वाई की जगह पे आर और थीटा रिप्लेस करेंगे, और फर्दर उसकी इंटीग्रेशन हम डबल इंटीग्रेशन कर लेते होते हैं, तो इसको कहा जाता है। तो इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन की तरफ। स्टूडेंट्स इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें पूछा जा रहा है कि हेलिक्स इज पैरामीटराइज्ड बाय R(t) इक्वल टू a cos ti प्लस a sin tj प्लस b t k। इसमें बेसिकली R(t) दिया हुआ है हमारे पास, और उसकी लिमिट भी दी हुई है। लिमिट क्या दी हुई है, 0 से
जीरो लेस देन आर इक्वल टू टी लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई दिया हुआ है। तो इस तरीके से अब हम बड़ी आसानी के साथ इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें हमने इसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी है, तो वो अंदाज़ा है हमें उसका फार्मूला आर्क लेंथ का भी हमने पीछे एमसीक्यूज में डिस्कस किया था। इंटीग्रेशन ए टू बी आर प्राइम ऑफ टी का मॉड ले लें एंड देन डी टी ले लें, दैट इज कॉल्ड आर्क लेंथ। और क्वेश्चन में भी यही चीज़ पूछी जा रही है कि उसकी पैरामीटराइज्ड जो है आर्क लेंथ आप फाइंड करें। लिहाजा तो यहाँ पर हमारे पास आर ऑफ टी क्या गिवन है? आर ऑफ टी गिवन है ए कास टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस बी टी के। तो इसका जब हम डेरिवेशन लेंगे, तो डेरिवेशन देखें यहाँ पर लिया हुआ है कि डी बाई डी टी इंटू ये जो जो भी वैल्यू लिखी हुई है ये आर ऑफ टी की जगह पर लिखा हुआ है। हाँ, जब हम इसका डेरिवेशन लेंगे, डेरिवेशन ऑफ कॉज, ये फार्मूलाज हैं बेटे, आप ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि डेरिवेशन ऑफ कॉस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा, एंड सिमिलरली डेरिवेशन ऑफ साइन थीटा ये बराबर होता है प्लस कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अब हमारे पास कॉस का आएगा माइनस साइन, साइन का cos आ जाएगा, और बी टी का जस्ट इंटीग्रेशन b आ जाएगा, बिकॉज t का डेरिवेशन इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हमने उसका डेरिवेशन भी फाइंड कर लिया, एंड अब हमने एक आर्क लेंथ के जो फार्मूला है उसमें हमने ये देखा था कि आर्क का डेरिवेशन लेते होते हैं, देन उसका मॉड लेते हैं। मॉड का मतलब ये होता है कि आई जे और के के साथ जो कुछ लिखा होगा, जो वैल्यू लिखी होगी, उस वैल्यू का हम लेंगे स्केयर और उनको सम करते जाएंगे, देन स्क्वायर रूट ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। मिस्टेक ये है कि यहाँ पर ना लिखा हुआ है साइन, यहाँ पर कुछ इस तरीके से साइन टी का स्क्वायर, ये रॉन्ग है। याद रखें बेटे कि जब हम लेंगे ना साइन टी होल का स्क्वायर, तो ये बनता होता है साइन स्क्वायर ऑफ टी। ठीक है, ये हमारे पास राइट होगा। तो इसको आप दुरुस्त करेंगे तो इसका जो आप सही वे में किस तरीके से लिखेंगे कि आप यूं लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर टी प्लस बी का स्क्वायर, इस तरीके से हम लिखेंगे। और देन जो है ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस बी का स्क्वायर। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी ये इक्वल टू के किसके होते हैं, 1 के। इधर 1 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के किसके बराबर आ जाएगा, डी आर बाई डी टी के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन 50% आइडेंटिफाई कर लिया है। इसका हम फर्दर भी चेकअप करते हैं इसका क्वेश्चंस को कि वो कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला था वो कुछ इस तरीके से था आर्क लेंथ का, कि इंटीग्रेशन ए टू बी आर डेरिवेशन ऑफ टी का मॉड डी टी था। और आर हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये आर प्राइम डेरिवेशन ऑफ टी का मॉड हमने फाइंड कर लिया था। और हमने इसकी लिमिट देखी थी कि ये जो ए है, ए की जगह पर 0 दिया हुआ था, 0 से 2 पाई। तो दैट्स मीन कि बी की जगह पर क्या आएगा, 2 पाई आ जाएगा, और ए की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लिहाजा तो इस तरीके से ये वाला फार्मूला हमारे पास, हम उसकी जगह पे वैल्यू जब पुट अप करेंगे कुछ यूं बनेगा। अब चूंकि ए स्क्र प्लस बी स्क्र जो है ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, और हमें पता है कि जब हम कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन कैसे लेते हैं, स्टूडेंट्स याद रखें कि जब हमारे पास इस तरह से वैल्यू आए ना सी एक्स, तो कांस्टेंट जो है डेरिवेशन से बाहर चला जाता होता है।
तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा d/d। इधर t है, x है, जो भी है, d/dx इंटू एक्स। देन अब जो डेरिवेशन है वो जस्ट इस चीज का लेते होते हैं और कांस्टेंट बाहर आ जाता है। सेम यही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे ए स्क्र प्लस बी स्क्र के ऊपर। ए और बी कांस्टेंट हैं, तो इनको ओवरऑल ये वैल्यू कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। तो फिर इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ए स्क्र प्लस बी स्क्र स्क्र रूट इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, इधर क्या आएगा, 1 dt आ जाएगा। और हमें पता है कि जब हम डेरिवेशन लेते होते हैं कांस्टेंट का, तो वो इट सेल्फ एक्स ही आता होता है या टी आता होता है। मीन्स वेल कि मैं इधर राइट भी कर देता हूँ, इंटीग्रेशन इधर आएगा 1, तो इसका तो आएगा 0 आएगा। और जब हम इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन एक्स की नहीं, इंटीग्रेशन 1 dt, तो इसका आएगा जस्ट टी। तो सेम पैटर्न इसके ऊपर यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र स्क्र रूट, और देन इधर आएगा टी, और इसकी लिमिट है 0 to 2 पाई। तो अब टी की जगह पर 2 पाई पुट करेंगे, माइनस करेंगे 0, तो वो कुछ इस तरीके से ये वाले आंसर आ जाएगा हमारे पास जी, कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र स्क्र रूट 2 पाई माइनस 0। तो 2 पाई आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्क्र रूट के साथ, तो कुछ इसका जो आंसर बनेगा वो 2 पाई इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, कुछ इस तरीके से इसका आंसर मिलेगा हमें। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो लिखा हुआ है, फाइंड द वाई कंपोनेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस विद यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी। बेसिकली ये एक फार्मूला लिखा हुआ है। हम फार्मूला को क्वेश्चंस के ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हम अभी वो सीखने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे पास ये बताया हुआ है, एक इसमें कुछ पॉइंट्स और नोट किए हुए हैं कि ये सेमी सर्कल की बात कर रहा है। हमें पता है कि सर्कल का जो हाफ होता है वो सेमी सर्कल कहलाता है, और कंप्लीट जो हमारे पास सर्कल होता है कंप्लीट, उसकी जो लिमिट होती है वो 0 से 2 पाई तक होती है। और सर्कल का जो हाफ होता है उसकी जो लिमिट होगी वो 0 से पाई तक होगी हमारे पास, 0 to पाई। देन वी कैन से दैट, यहाँ पर हमारे पास आर ऑफ थीटा दिया हुआ है, ए कास थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे दिया हुआ है। तो वही तरीकाकार है, हम सबसे पहले तो इसकी आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। आर्क लेंथ फाइंड करने का हमें फार्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन a to b और डेरिवेशन ऑफ टी का मॉड एंड देन डी टी। और यहाँ पर हमें पता है कि इसमें से हम ये देख रहे हैं कि आर ऑफ टी या आर ऑफ थीटा, कोई ये चीज़ मैटर नहीं करेगी, वो जो पैरामीटर दिया गया होगा हम डेरिवेशन या इंटीग्रेशन उस हिसाब से करेंगे, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा अब आर ऑफ थीटा जो दिया हुआ है, जिस चीज़ के भी इक्वल है स्टेटमेंट में, हम उसका लेंगे सबसे पहले तो डेरिवेशन। ठीक, डेरिवेशन लेंगे, देन उसका हम लेंगे फिर मॉड। मॉड का भी मैंने पैरामीटर बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है। चले आए इस क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। जी, तो हमारे पास आर ऑफ थीटा क्या दिया हुआ है, ए कास थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे दिया हुआ है। और इसका डेरिवेशन लेंगे। जब डेरिवेशन लेंगे हमें पता है कि डेरिवेशन ऑफ काज होता है माइनस साइन, तो माइनस लिखेंगे, और ए कांस्टेंट है ये तो वैसे का वैसा आएगा, और साथ लिख देंगे ए साइन थीटा आई। ठीक, प्लस ए है, ए कांस्टेंट ये तो वैसे का वैसा आएगा, डेरिवेशन ऑफ साइन थीटा ये बराबर होता है cos थीटा, और साथ जे लिख देंगे। अब हम क्या काम करेंगे, और डेरिवेशन ऑफ थीटा तो हमने फाइंड कर लिया, उसका अब लेंगे मॉड। मॉड लेंगे तो आई और जे के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है उसका स्केयर लेंगे, सम करेंगे और स्केयर रूट ले लेंगे, मतलब माइनस ए साइन थीटा होल का स्केयर
प्लस ए काज थीटा होल का स्क्वायर और देन स्क्वायर रूट। अब हमें पता है कि माइनस स्क्वायर के अंदर है, -1 का स्क्वायर लें तो वो ऑलवेज +1 बन जाता है। लिहाजा इसी तरीके से ए का स्क्वायर लेंगे और देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए का स्क्वायर काज स्क्वायर थीटा एंड देन स्क्वायर रूट आ जाएगा। और हमें पता है चूंकि हम ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो बाकी क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा और क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। और हमें ये भी पता है जी क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है। लिहाजा ए स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो जस्ट ए आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फार्मूला था इंटीग्रेशन ए टू बी और डेरिवेशन ऑफ थीटा का मॉड और डी थीटा, तो ये दो चीज़ हमने फाइंड कर ली सारी। अब हम इधर पुट अप करेंगे और देन उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, और इधर ए और बी की जगह पर तो चूंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल से मुराद है कि ए की जगह पर हम 0 पुट करेंगे और बी की जगह पर जस्ट हम पाई पुट करेंगे और देन इसको हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जी, तो हमारे पास जो फार्मूला था उसमें इंटीग्रेशन 0 टू पाई और आर प्राइम ऑफ थीटा का मॉड, जो आंसर आया हमारे पास वो ए था और डी थीटा। ए एज ए कांस्टेंट है और जब इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेंगे तो वो थीटा आएगा, तो इसकी जो लिमिट आएगी वो 0 से पाई आएगी। तो इसमें जब हम पुट अप करेंगे, क्या पुट अप करेंगे कि ए, आप थीटा की जगह पे पहले क्या पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे, देन माइनस करेंगे 0 को, तो इसका जो आंसर आएगा ए पाई आ जाएगा। अभी बज़ाहिर हमने बेसिकली आर्क लेंथ, अच्छा आर्क लेंथ को एस से भी डिनोट कर सकते हैं, तो लिहाजा मैंने एस लिखा तो इसका मतलब आर्क लेंथ फाइंड हो गई, इसका ए पाई हमने फाइंड कर लिया है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि इसकी आर्क लेंथ क्या होगी। ठीक है। इसमें कुछ आर्क लेंथ ए पाई तक तो मैंने फाइंड कर दिया। फाइनल आंसर में कुछ इजाफी टर्म भी लिखी हुई है, आप इसको स्किप कर दें, यहाँ पर कुछ और है भी एक्सप्लेनेशन है, वहाँ उस एरिया में हम नहीं जाना चाहते। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी सिंपल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा जा रहा है कि ए रीजन आर इज गिवन विच लाई बिलो द कर्व y equal to -x square plus 1 in the first quadrant. This region is defined as 0 to 1 and 0 to -x square plus 1. We need to evaluate the following integral। जी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसको हम इवेल्युएट करना है बेसिकली। तो इसमें हमारे पास 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल में कुछ इस तरह से बनेगा। इसका along एक्स एक्सिस में क्या दिया हुआ है, 0 से 1, एंड along वाई में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0 से -x² + 1 दिया हुआ है। और इधर जो रीजन है, रीजन रीजन से ये जो आर लिखा हुआ है ना, ये भी टाइपिकली मिस्टेक है इसमें, इसको ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा आर, और इधर लिखा जाएगा XDA। और जो DA है इस जगह पे क्या आएगा, उसका एरिया आएगा, और उसको जो डेरिवेशन करेंगे वो वाली चीज़ आएगी। जी, तो बहरहाल ये अभी फार्मूला मैंने बना दिया। जी, तो यहाँ पर क्या हमारे पास ये शो हो रहा है
कि ये 0 से 1 ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी थी, और ये 0, ये जो है ना, ये थोड़ा सा लिखने में कुछ मिस्टेक है, तो इसको स्टूडेंट्स आप दुरुस्त कर लें। ये है 0 to 1, एंड देन है 0 to -x² + 1, एंड उसका जो फार्मूला में लिखा हुआ था x डी ए की जगह पर लिखेंगे हम dy dx। अच्छा, यहाँ पर एक एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो ये कि यहाँ पर जो है पहले dy की बात कर रहे हैं एंड देन dx की बात कर रहे हैं। अगर पहले dy की बात करेंगे तो उसका जो फार्मूला है ना, उसकी जो लिमिट्स हैं वो पहले dy की लिमिट्स हमने लिखेंगे, और देन जो है dx। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं कि लेट्स सपोज कि डी एक्स डी वाई लिख दूं। अच्छा, यहाँ पर इसके लिए फिर इसकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। याद रखें, यहाँ पर पहले हमने डी एक्स की बात कर रहे हैं, लिहाजा इसकी जो लिमिट्स थी हमने एज पर कंडीशन वो 0 से 1 थी, और डी वाई बाद में लिखा हुआ है। देन इसकी जो लिमिट्स हैं वही आएंगी -x² + 1। अब चूंकि इस क्वेश्चन में जो हमारे पास जिस तरीके से सॉल्यूशन लिखा हुआ है, वो पहले डी वाई को लिख रहा है देन डी एक्स को लिख रहा है जी, तो इसको हम फिर इंटीग्रेट करेंगे। जी, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अब यहाँ पर ना कुछ मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आएगा 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से -x² + 1 x dy dx। तो यहाँ पर ये साबित हो रहा है कि हम अभी फिलहाल जो इंटीग्रेशन करेंगे वो विद रेस्पेक्ट टू y के करेंगे। अब y के करेंगे तो चूंकि यहाँ पर x मौजूद है, तो x जो है वो एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 तो वैसे आएगा। लेकिन जो x है ये एज ए कांस्टेंट है, और हमें पता है कि हम इंटीग्रेशन सिर्फ जस्ट इसकी करें तो इसका जो आंसर होता है वो y, जस्ट y ही आता है। तो y आएगा, और y के लिए जो हमने लिमिट्स रखी हुई हैं वो क्या रखी हुई हैं, 0 से -x² + 1 लिखी हुई हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 x, और अब y की जगह पर फर्स्ट अपर लिमिट रिप्लेस करनी है, तो ये आएगा -x² + 1 एंड -0। तो इस तरीके से आएगा और डी एक्स आ जाएगा। तो लिहाजा अब इंटीग्रेशन 0 to 1 x ये तो वैसा आएगा, और इसके साथ ये इसको सिंप्लीफाई करें ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है, तो ये आएगा हमारे पास -x² + 1 dx। अब हम क्या काम करेंगे, x को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ भी एंड इस 1 के साथ भी, तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 -x³ एंड प्लस x आएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब ये यहाँ पर ना इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर देंगे हम। किस तरीके से, इंटीग्रेशन 0 to 1 -x³ dx +0 to 1 x पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या है हमारे पास, पावर रूल है इंटीग्रेशन। तो तो इसको फिर ऐसे रीड आउट करेंगे कि -x³ + 1 ओवर 3 + 1। और देन इसकी जो लिमिट है वो 0 से 1 है, प्लस, और x का आएगा x⁻1 + 1 ओवर 1 + 1 आएगा हमारे पास। तो इसको फिर हम फर्दर क्या इसकी पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से नहीं बन जाएगा कि -x⁴/4 इसकी लिमिट है 0 to 1 प्लस, और है सेकंड x⁻2/2 इसकी लिमिट क्या है, 0 से 1। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अपर लिमिट पहले पुट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ इसको रिमूव कर रहा हूँ।
जी। तो इसमें अपर लिमिट पुट करें, माइनस 1/4 को हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन कर लेते हैं। देन अब अपर लिमिट पुट के 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, इस तरह से आ जाएगा, प्लस 1/2 अब एक्स की जगह पर अपर लिमिट पुट करें, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज करें, ये आएगा -1/4, 1 - 0 प्लस 1/2, एंड इधर आएगा 1 - 0। लिहाजा इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा -1/4 प्लस 1/2। अब इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम 4 -1 + 2, इसका आएगा 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो 1/2 आया। इसी तरीके से, अच्छा यहाँ पर ये सेकंड मेथड यूज हो रहा है, यहाँ पर 1/4 आया। तो हम मैंने क्या काम मैंने वर्कआउट किया था, x⁴/4 को फास्ट, सॉरी ये माय मिस्टेक, चूंकि इसका जो आंसर आया था ना, वो आया था -1/4, 1 की पावर 4 -0 की पावर 4, कुछ इस तरह से लिखा था, प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह से नहीं बना था, -1/4 +1/2, इसका एलसीएम लें, 4 आएगा। ये आएगा आपके पास, इधर आएगा, एलसीएम में इसका ले लें, 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 आएगा, -1 + 2 को 4 पे डिवाइड करें 2, और ये आएगा 2। तो ऑफ कोर्स ये आएगा 1/2 ही आंसर आता है। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है 1/4, ये एक मिस्टेक है, इसको आप खुद दुरुस्त कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर ये सेकंड मेथड यूज किया हुआ है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। ऑफ कोर्स जिसमें हम एरिया की बात करेंगे तो उसमें डबल इंटीग्रेशन आएगी, जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात आएगी। तो ये बाकी सी एक्सप्लेनेशन कुछ लिखी हुई है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, डाटा कि हमने एक सिलेंडर का मास का कंप्यूट मवाजना करना है। तो उसमें डेंसिटी इक्वल टू आर है, उसकी कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, और हमने जो कैलकुलेट करना है वो ट्रिपल इंटीग्रल उसका कैलकुलेट करना है। तो ये कुछ इस तरीके से मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देता हूँ। इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले ट्रिपल इंटीग्रेशन में नोट कर देता हूँ, dz dr इसमें d थीटा हमारे पास लास्ट में है। इसका मतलब इधर फर्स्ट के ऊपर हम उसकी लिमिट पुट करेंगे थीटे की लिमिट यहाँ पर क्या दी हुई है, 0 से कहाँ तक, 2 पाई तक दी हुई है। लिहाजा यहाँ पर जो लिमिट आएगी वो 0 से 2 पाई हमारे पास आ गई। इसी तरीके से ये क्या दी हुई है, आर आर हमारे पास 0 से कहाँ तक, 2 तक, इसका मतलब इसकी लिमिट आएगी 0 से 2। अब डी जी दी हुई है, तो जी की जो लिमिट है हमारे पास वो क्या आएगी, 0 से 3। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगी, 3। अब यहाँ पर जो बात हो रही है इसकी ट्रिपल इंटीग्रल की,
इसमें आर डॉट, इसमें जो डेंसिटी है वो किसके बराबर दी हुई है, आर के। इसका मतलब क्या आएगा, आर डॉट आर आ जाएगा हमारे पास। अब हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन की इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, जब देखें यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास, फर्स्ट पे डी जेड दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो आर है ये एज ए कांस्टेंट बिहेव करेंगे। हम जस्ट जेड के हिसाब से उसकी इंटीग्रेशन कर रहे होंगे जी। तो यहाँ पर की हुई है इंटीग्रेशन 0 to 3 डी जेड इक्वल टू 3 दिया हुआ है। कैसे, हमें पता है कि इंटीग्रेशन डी जी, अगर यहाँ पर और कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई तो वो 1 होगी। 1 की जो इंटीग्रेशन होती है वो जी ही आएगी, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से 3 है। तो जी की जगह पे फर्स्ट ऑफ ऑल 3 रिप्लेस करें, 3 - 0, तो आंसर विल बी 3। तो इसी तरीके से हमने कुछ यहाँ से वैल्यू फाइंड कर ली। क्योंकि हमारे पास दी हुई थी डी जी, डी आर और डी थीटा। डी जी की तो हमने आंसर निकाल लिया था 3। तो और अब किसकी बारी थी, आर की। तो यहाँ पर जो है आर की भी कुछ वैल्यू फाइंड की हुई है। कैसे की हुई है, हमें पता है ये पावर रूल इस्तेमाल किया गया है इंटीग्रेशन में। ये आएगा आर की पावर 2+1/2+1, तो ये बनेगा 3/3। और इसकी जो लिमिट क्या दी हुई है, 0 से 2 दी हुई है। अब आर की जगह पे 2 रिप्लेस करें, तो 2^3/3 - 0^3/3। तो यहाँ पर 2^3 8/3 आएगा, एंड -0/3, तो आंसर विल बी 8/3। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये जो सेकंड आर डी आर के हिसाब से उसका आंसर क्या आया, 8/3 आ गया हमारे पास। तो इसी तरीके से अब हम वो नेक्स्ट फाइंड करेंगे किसके हिसाब से, डी थीटा के हिसाब से। थीटा का आंसर क्या आएगा, 2 पाई आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये 0 से 2 पाई है, और डी थीटा है 1 है, तो थीटा आएगा। थीटे में अपर माइनस लोअर लिमिट रिप्लेस करें ज़रा, ये आएगा 2 पाई - 0, तो आंसर आएगा 2 पाई। ये हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है। अब हमारे पास ये, हम जो पहला आंसर 3 मिला था, देन 8/3, देन 2 पाई, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या मिलेगा आपके पास, 16 पाई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन शॉर्ट कंप्लीट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो थीम है वो कुछ इस तरह से है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन दी हुई है, और डी जी, डी आर और डी थीटा भी दिया हुआ है, और आर स्क्वायर दिया हुआ है। जब हम जी के हिसाब से इंटीग्रेशन करेंगे तो आर एज ए कांस्टेंट होगा। उसका जो, इसका जो डी जी के हिसाब से किया था ना, तो हमारे पास आंसर मिला था 3 जी के हिसाब से। तो फिर ये इस तरह से बन गया था, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डॉट 3 डी आर डी थीटा। तो जब हम, ये जो आर है ना, वो ये लिखा हुआ है। और फिर हमने आर, जब अब किसकी बारी थी, आर डी आर की इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू, तो देन इसका मतलब आर वाली कैलकुलेशन करेंगे, आर स्क्वायर का r³ by 3। तो इसको जब हमने इवेल्युएट किया था तो उसका आंसर क्या मिला था, 8/3 मिला था। और इसी तरीके से ये अब डी थीटा की बारी थी। डी थीटा का जो आंसर मिला था वो हमें क्या मिला था, 2 पाई मिला था। तो जब इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो फाइनल आंसर क्या मिला था, 16 पाई मिला था हमें।
ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग क्वेश्चन का। इवेल्युएट द डबल इंटीग्रल। इस क्वेश्चन से ना, क्वेश्चन की जो बेसिकली स्टेटमेंट की हुई है, वो कुछ इस तरीके से है कि ये इंटीग्रेशन है और इसके साथ लिखा हुआ है आर, और साथ लिखा हुआ है एक्स कमा 3y स्क्र, डी ए लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसका रीजन, रीजन से मुराद उसकी बाउंड्री कंडीशंस क्या है हमारे पास। जो एक्स की है वो 0 से लेकर 2 तक है, एंड देन जो वाई की है वो 1 से लेके 2 तक है। तो इसी तरीके से अब हम, हमारे पास जो फार्मूला बनेगा प्रॉपर वे में, ये आर एक्स कामा 3y स्क्र डी ए है हमारे पास। ये इसके बराबर होगा 0 से, अब चूंकि ये एक्स की लिमिट क्या दी हुई है हमारे पास, 0 से 2, और वाई की 1 से 2, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 1 से 2 आएगा। और दूसरा जो है 0 टू, एक्स की क्या दी हुई है 0 से 2, तो ये आएगा 0 से 2। और इसी तरीके से ये एक्स कॉमा 3y स्क्र था, तो ये गोरशेट थ्योरम के मुताबिक इसका जो फार्मूला है वो P माइनस क्यू होता है, और चूंकि ये फर्स्ट P है और सेकंड Q है, तो P माइनस क्यू मीन्स वेल कि ये बन जाएगा x-3y स्क्र बन जाएगा, और साथ आ जाएगा dx dy। यही बिल्कुल टोटल की टोटल वैल्यू ये हमारे पास मेंशन है कि ये कैसे बना। अब यहाँ पर ये काम किया हुआ है कि हम इंटीग्रेशन करेंगे किसके, फर्स्ट ऑफ ऑल किसके अकॉर्डिंगली, डी एक्स के अकॉर्डिंग, एंड देन डी वाई। तो डी एक्स के अकॉर्डिंग ये एक्स का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, x² बाई 2, 3y स्क्र एज ए कांस्टेंट रहेगा, और साथ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो सेम यही चीज़ इधर लिखी, पुटअप की हुई है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ प्रॉपर वे में नहीं लिखा हुआ, तो मैं इसको रीराइट कर देता हूँ कि ये कैसे कैसे बना हमारे पास। देखें, ये हमारे पास आ रहा है इंटीग्रेशन 1 to 2, और x-3y स्क्र का विद रेस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेशन लेंगे। तो इसका मतलब ये आएगा x² बाई 2 -3y स्क्र एक्स आएगा। हम्म क्योंकि 3y स्क्र एज ए कांस्टेंट होगा, और इंटीग्रेशन जब लेंगे इसके साथ तो डेफिनेटली एक्स लिखा जाएगा, बिकॉज जब हम लेते हैं ना 3y स्क्र इंटीग्रेशन किसके हिसाब से, डी एक्स के हिसाब से, तो 3 भी कांस्टेंट होगा, y स्क्र भी एज ए कांस्टेंट होगा, चूंकि वेरिएबल जो एक्स वाले होंगे वो हमारे पास इंटीग्रेशन में काउंट होंगे। लिहाजा ये बन जाएंगे 3y स्क्र इंटीग्रेशन डी एक्स। हमें पता है क्या, कि इंटीग्रेशन डी एक्स का जो आंसर होता है वो एक्स ही होता है हमारे पास। इधर 1 लिखेंगे तो 1 इंटीग्रेशन 1 का एक्स आ जाता है। ये फार्मूलाज की टेबल से भी आप इसको वेरीफाई कर लें अपना इस हिसाब से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और इसकी लिमिट क्या है 0 से 2। जी, तो ये आएगा 0 से 2। तो फिर इसको ये अब देखें, ये डी वाई तो वैसा का वैसा आ जाएगा। अब ये है 1 to 2 है हमारे पास, और अब एक्स की जगह पे अपर लिमिट पुट करें, 2 पुट करेंगे, 2 का क्या आएगा 4/2 आएगा हमारे पास, -3y स्क्र, एक्स की जगह पे क्या आएगा 2 आएगा, ये आ जाएगा, और माइनस, अब इधर 0, ये आएगा 0, एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0/2 -0 आ जाएगा। तो यहाँ पर एज ए रिजल्ट ये टी वाई लिखा हुआ है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 2 to 4, यहाँ पर क्या आएगा इंटीग्रेशन 1 to 2, ये आएगा इधर 2 आ जाएगा, इधर -3 × 2, ये आ जाएगा 6y स्क्र।
और देन अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 2y माइनस 6y³ बाई 3। हम्म। तो इसकी जो लिमिट है वो है 1 to 2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 टू द 6। तो ये आएगा 2y माइनस 2y³ आएगा हमारे पास। एंड ये इसकी लिमिट है 1 to 2। अब हम y की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। जी। तो अपर लिमिट पुट करें, 2 into 2 -2 into 2 का पावर 3, ये आएगा माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करें y की जगह पे, 2 into 1 -2 into 1 का क्यूब आएगा हमारे पास। अब ये किस तरीके से बनेगा, 2 × 2 4 -2 की पावर 3 8 8 × 2 16। ये इस तरीके से आ जाएगा माइनस, ये आएगा 2 × 1 2 -2 मीन्स ये तो हो जाएगा टोटल 0। अब आए जस्ट 4 - 16, तो माइनस का क्या आएगा, 12 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो लिहाजा इस क्वेश्चन को भी आप दुरुस्त कर लीजिए, इसके आंसर्स को भी। और आप अपनी क्रॉस चेकिंग खुद से भी कर लें कि -12 आता है या +12 आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट है। अब हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास है कि आर, अच्छा यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। कैसे मिस्टेक है, ये आएगा कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन आर वाई साइन इनटू एक्स कॉमा वाई है यहाँ पर, ये आप दुरुस्त करेंगे। इनटू एक्स कॉमा वाई डी ए लिखा हुआ है। कुछ क्वेश्चन इस तरह से है। अच्छा यहाँ पर ना इसकी लिमिट भी दी हुई है 1 to 2 0 to पाई। तो इसको तो आप दुरुस्त कर लेंगे। ये 0 to पाई लिखा हुआ है, और ये हमेशा ये एक्स का पेयर लिखा हुआ है, और ये मल्टीप्लाई वाई का। तो इसका मतलब ये 0 to पाई वाई लिख दिया हमने, और ये जो 1 to 2 ये एक्स की लिख दी है। और वाई साइन ऑफ एक्स वाई, ये एज इट इज, ये वाली चीज हमने यहाँ पर सेम पुट अप कर दी। अब हम क्या करेंगे, एक्स के हिसाब से डेरिवेशन लेंगे। हाँ, तो चूंकि वाई तो एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी कुछ सही नहीं लिखा हुआ। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ, आप प्लीज इसको दुरुस्त कर लें। हाँ। जी। तो ये है हमारे पास 0 to पाई इंटीग्रेशन में, और ये है हमारे पास 1 to 2 वाई साइन ऑफ एक्स, डी एक्स डी वाई। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे किसके हिसाब से, फर्स्ट ऑफ ऑल डी एक्स के हिसाब से। तो इसका मतलब वाई वाला एज ए कांस्टेंट होगा, तो 0 से पाई ये वैसे का वैसा आ जाएगा। और वाई कांस्टेंट है, ये भी वैसे का वैसा आएगा। और इंटीग्रेशन साइन का जो फार्मूला होता है ना, डियर स्टूडेंट्स आप प्लीज इसको याद रखें। इंटीग्रेशन डी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, ये बराबर होता है माइनस काज ऑफ थीटा के। लिहाजा इधर आएगा माइनस काज ऑफ क्या है, एक्स वाई, साथ डी वाई आएगा। और यहाँ पर उसकी जो लिमिट भी हमारे पास चूंकि गिवन है ना, तो जो लिमिट गिवन है वो है 1 to 2। अब इसको दोबारा से क्लियर करके मैं लिख देता हूँ।
तो ये कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, 0 से पाई, साथ वाई आ जाएगा। और देन माइनस कास इंटू एक्स कामा वाई, और 1 to 2 इसकी लिमिट है, और साथ डी वाई आ जाएगा। अब हम यहाँ पर ये काम करेंगे कि इसकी एक्स की जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे, देन लोअर लिमिट पुट करेंगे। जब हम अपर और लोअर लिमिट पुट अप करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास कि ये आ जाएगा 0 to पाई, वाई तो मतलब वैसे का वैसा आ जाएगा। अब ये आएगा माइनस कॉस, एक्स की जगह पर पहले 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 वाई। हम्म और माइनस फार्मूले वाला, और माइनस ऑलरेडी है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा, और ये आएगा cos 1 वाई। डी वाई आ जाएगा। तो ये इस तरीके से बनेगा 0 to पाई। अब वाई को इस cos 2 वाई के साथ मल्टीप्लाई, और 2 वाई है, आप प्लीज इसको मिक्स ना कीजिएगा। मिक्स करने से मुराद ये है कि ये भी है ना, cos मैंने लिखा हुआ है 2 वाई, ये और चीज है। आप इसको क्लियर वर्डिंग में लिखें, 0 2 वाई, cos इंटू 2 2 वाई। लिहाजा ये अब बन जाएगा वाई cos 2 वाई प्लस वाई cos इंटू 1 वाई। ये ब्रैकेट इसकी क्लोज करें, और ये आ जाएगा डी वाई आ जाएगा। तो इस तरीके से अब आप इसको फर्दर खुद से सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर देखें ये किया हुआ है उसने। तो इसका जो आंसर्स हैं डेफिनेटली 2 आएंगे इसके आंसर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चंस प्रेजेंटेशन 2 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।